अखिलेश, तो भूगोल का एक नया हिस्सा बेटा शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने वायुमंडल पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ लिया, जलमंडल पे चर्चा हुई है, टेस्ट भी हो गया आपका। अब अगला हिस्सा है जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, वो है बेटा स्थल मंडल। क्या दिक्कत है भाई? लग रहा है इसकी इंक सूख रही है। ठीक है बेटा। तो स्थल मंडल माने क्या बेटा? लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथो। ए अखिलेश, मार्कर बेटा ले आओ, देखो। स्थल मंडल, ये मार्कर में बेटा है परेशानी। मार्कर लेते आइए। इधर आओ, इधर आओ। देखो, मार्कर ले आ सकते हो? लेते आओ एक ठो। चलिए बेटा, स्थल मंडल माने क्या बेटा? पढ़ना उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्थल मंडल में हम लोगों को देखना है जिसको लोग कहते हैं लिथोस्फेयर। ये मार्कर कुछ गड़बड़ हो गया, आप नहीं कर पाए। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा हम लोगों ने, पृथ्वी का इनर स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ऊपर का भाग है धरती का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ? क्रस्ट कहते हैं, भूपटल कहते हैं। उसके नीचे वाला मेंटल, सबसे आंतरिक भाग कोर है। इसमें आपने पढ़ा कि जो हम लोगों का ऊपर का हिस्सा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट, भूपटल। ये ठोस है, सॉलिड है। तो जब हम लिथोस्फीयर पढ़ते हैं, यानी जब हम स्थल मंडल पढ़ते हैं, तो हमारा अध्ययन का क्षेत्र वही रहता है बेटा, यानी हम लोग क्रस्ट का अध्ययन करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो अब ये देखना तो बड़ा आवश्यक है कि ये कैसे बना। ये तो चर्चा हुई ही आपसे कि भाई सब कुछ बड़ा गर्म था, धीरे धीरे ठंडा होते होते ऊपर एक लेयर बनी। तो ये बना है बेटा चट्टानों से। अब वास्तविक रूप से जब लोग देखते हैं तो लगता है कि यार यहाँ तो मिट्टी विट्टी भी है,
लेकिन भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं तो भूगोल में बड़ा स्पष्ट लिखा होता है कि जो हमारा स्थल मंडल है इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है। तो क्या ये मिट्टी उट्टी नहीं दिखी जिन्होंने बताया कि चट्टानों से हुआ? तो मिट्टी के बारे में क्या नजरिया है आपका? माने मिट्टी के बारे में कुछ आइडिया है? मिट्टी सिर्फ और सिर्फ चट्टानों का चूर्ण है और कुछ भी नहीं है। ये चट्टान ही है, बस थोड़ा सा छोटे फॉर्मेट में हो गया और इसमें मिल गया ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जीव जंतु वनस्पतियों के सड़े गले अवशेष। तो मिट्टी के बारे में कुछ अन्य गलतफहमी ना पालें, यह चट्टान ही है जिसमें ढेर सारे कारणों से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो थोड़ा शुरुआत करते हैं, लिखें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन से हमें यह ज्ञात है कि हमें यह ज्ञात है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बाहरी भाग, पृथ्वी का सर्वाधिक क्या बेटा, बाहरी भाग किस नाम से जाना जाता है बेटा? भूपटल के नाम से, क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जिसका निर्माण हो गया बेटा, जिसका निर्माण चट्टानों से हुआ है। जिसका निर्माण किससे हुआ बेटा? चट्टानों से हुआ है। लिखें यहां, यहां मतलब क्रस्ट में, यहां 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या था बेटा? स्थल मंडल, यही ना बेटा? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लिथोस्फेयर। तो अब ये जानना तो बड़ा जरूरी है बेटा कि अध्ययन में हम लोगों को पता चला कि लगभग 29% भाग पे स्थल है, बाकी सागर है। लेकिन सागर का जो बेड है, ओशियन फ्लोर है, वो भी तो स्थल का ही बना हुआ है, बस ये अलग बात है उस पर पानी भर गया। तो आखिर आप क्या है, गड्ढा बन गया, गड्ढे में पानी भर गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसके नीचे स्थल नहीं है। स्थल तो है ही है, उसी के ऊपर क्या हुआ है बेटा? पानी भरा हुआ है। ये बना कैसे होगा, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? स्थल मंडल में हम इसी का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो अध्ययन करने से ये ज्ञात हुआ कि जो पूरा स्थल मंडल बना है वो 3 प्रकार की चट्टानों से बना है। यानी कुल मिला के यहाँ कितनी चट्टानें? 3। और हमेशा ध्यान रखना कि पूरी धरती पर जितनी भी चट्टानें हैं, जितनी भी होंगी, भारत में हो, कहीं हो, धरती के ऊपर हो, धरती के नीचे हो, कहीं भी अगर कोई चट्टान है तो कुल मिलाकर वो 3 ही प्रकार की होती, चौथा प्रकार नहीं होता। किसी भी चट्टान का नाम लेके आपसे पूछेंगे कि तीनों में से किस प्रकार का है। क्लियर है बेटा? तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो पूरी पृथ्वी पर चट्टानें कितने प्रकार की बेटा? 3। नाम लिख लें। पहले को हम लोग कहते हैं प्राथमिक चट्टानें। क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक चट्टान।
और जाहिर सी बात है कि इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रॉक, है ना बेटा। प्राथमिक को क्या बोलेंगे? प्राइमरी। हाँ, इसी का एक नाम और है बेटा जिसको हम ज्यादा नाम से उसी से जानते हैं, आग्नेय चट्टानें। क्या बेटा? आग्नेय चट्टानें। इंग्लिश में इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टानें, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इग्नियस रॉक। पहले तीनों का नाम लिखिए। दूसरा, अवसादी चट्टानें, ऑब्लिक परतदार चट्टानें। इन्हीं को हम लोग क्या बेटा? परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक। इंग्लिश में कहते हैं क्या बेटा? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट माने क्या होता है? अवशेष, बचा हुआ, है ना। जैसे आप देखते हैं पानी में मिट्टी घोल दें तो नीचे मिट्टी बैठने लगती है, तो क्या उसको हम लोग बोलते हैं? सेडिमेंट्स बैठ रहे हैं नीचे, यानी जो अवक्षेप है, बाकी चीजें हैं वो नीचे की ओर जा रही है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेडिमेंट। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक। आगे बेटा, तीसरा, रूपांतरित ऑब्लिक कायांतरित। रूपांतरित ऑब्लिक कायांतरित। इंग्लिश में बेटा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसमें कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें बेटा वो पहले बात कर लेते हैं और फिर अवधारणात्मक चीजों पे चर्चा करते हैं, है ना। नोट बनाइए, नोट बना के कुछ फैक्ट्स में बेटा लिख लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिथोस्फीयर भी यही सब पढ़ना बेटा, भूकंप पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, स्थलों की बनावट पढ़ना है, यही सब पढ़ना है। और खास करके जो भौगोलिक विभाग बांटे गए हैं स्थलों पे, प्रेरी प्रदेश क्या है, स्टेपी प्रदेश क्या है, सवाना क्या है, सब अध्ययन करना है, यही है ना बेटा। शुरुआत करें, नोट बनाइए। पॉइंट नंबर 1 लिखें, क्रस्ट का 95% भाग। क्रस्ट मतलब भूपटल। भूपटल का, जब हम भूपटल कहते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब खाली ऊपर का हिस्सा नहीं है, पूरा के पूरे क्रस्ट की बात हो रही है, जिसको हम लोगों ने कहा था 5 से 100 किलोमीटर की मोटाई है। औसत मोटाई लगभग 33-34 किलोमीटर है। ये पूरे की चर्चा हो रही है। हम ऊपर हैं, नीचे भी तो चट्टान होगी कि नहीं होगी? होगी। तो हम संपूर्णता की बात कर रहे हैं, यानी पूरे क्रस्ट का 95%, संपूर्ण क्रस्ट का 95% भाग अकेले आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ठीक है बेटा। तो मोटा मोटा तो एक बात समझ में आ रही है बेटा कि पूरा क्रस्ट ऑलमोस्ट किससे बना है बेटा? आग्नेय चट्टानों से बना होगा। क्लियर है? अच्छा, आगे लिखो। यानी अब समझ में आ गया कि 95% भाग सिर्फ आग्नेय है, तो अब बचा 5%। तो 5% में अवसादी और कायांतरित दोनों मिला के लिखें। शेष 5% में दोनों का नाम लिखिए बेटा। शेष 5% में अवसादी तथा रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें मिलाकर हैं। ठीक है बेटा। यानी दिमाग में सीधा सीधा फीडिंग ये हो जाए कि पूरी पृथ्वी में, संपूर्ण धरती में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान है बेटा? आग्नेय चट्टानें हैं। क्लियर है? अब धरातल के ऊपर देखते हैं, यानी क्रस्ट के ऊपर। तो क्रस्ट के ऊपर कहां चट्टानें हैं?
भूपटल पर, भूपटल में नहीं, यानी धरती के सतह के ऊपर भी चट्टाने हैं। कहाँ है? हाँ, धरती पे जितने पहाड़ वहाड़ हैं, मैंने ऐसा सॉफ्ट हो आज के कहने के लिए, पूजा वूजा ज्यादा कर लिया हो क्या भाई? तो जाहिर सी बात है, धरती के ऊपर जो चट्टानें दिख रही हैं वो मोस्ट ऑफ दी पर्वतों के रूप में दिख रही है ना। और एक बात कि मोस्ट ऑफ दी पर्वतों के रूप में है, और अगर आपको हम ये बोलें कि धरातल के ऊपर यानी क्रस्ट के ऊपर 75% अवसादी चट्टानें हैं, ये तथ्य है कि धरती के ऊपर 75% अवसादी चट्टानें हैं, तो इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि ज्यादातर पर्वतों की जो चट्टानें हैं वो अवसादी होंगी, तभी तो 75% हुआ होगा भैया। इतना तो कॉमन सेंस है ना। कल को खाली इतना सा पूछे कि वर्तमान समय में पर्वतों में ज्यादातर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो जवाब वही होगा जो अभी आप लिखने जा रहे हो, है ना बेटा। दूसरा पॉइंट बना के लिखो, धरातल के ऊपर यानी सरफेस पर, धरातल के ऊपर 75%, 75% अवसादी चट्टानें हैं, तो शेष दोनों मिला के होंगे। क्लियर है बेटा? तो कुल मिला के कैसे चट्टानें? 3। बोले बेटा कौन कौन? हाँ, नाम लिखने दो एक बार। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। बोले बेटा एक बात बताइए कि प्रारंभ जब हुआ था धरती का तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ आग का एक गोला थी, गैसेस फॉर्मेट में थी। ये सारी चीजें तो बाद में ही बनी होंगी, धीरे धीरे ही बनी होंगी। आखिर इनके बनने की प्रक्रिया क्या रही होगी? चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ होगा धरती पर? थोड़ा इसका अध्ययन करते, समझने की कोशिश करते। इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान बनी, फर्स्ट टाइम जो चट्टान बनी, पहली बार धरती जब ठोस रूप लेना शुरू की तो पहली कोई चट्टान जरूर बनी होगी। इस धरती पर सबसे पहले जो चट्टान बनी वो आग्नेय बनी। कौन सी बनी बेटा? आग्नेय। इसी कारण इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक इसीलिए कहते हैं। इस धरती पर सबसे पहले जो चट्टानें निर्मित हुई वो कौन निर्मित हुई बेटा? आग्नेय क्यों कहते हैं? अरे इनका निर्माण आग से हुआ है, अग्नि से हुआ है, और कोई बड़ा भारी इसमें रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। आग से निर्मित हैं इसलिए इनको नाम दे दिया आग ने। बोल नहीं ना बेटा? तो धरती पर सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? आग ने। तो ये दोनों कैसे बन गए, अब इसी को थोड़ा समझना है। और ज्योग्राफी में इसको हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। क्या कहते हैं बेटा? रॉक साइकिल। चट्टानों का भी चक्र है, जैसे आपने देखा जल चक्र है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन सब यहाँ साइकिल ही है। भू जैव रसायन चक्र है, जियो बायोकेमिकल साइकिल, नाम सुना है? साइकिल चलाना पड़ेगा भैया क्योंकि साइकिल बहुत पूछ लेता, तो थोड़ा सा पहले इस पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। भू जैव रसायन चक्र, जियो बायोकेमिकल साइकिल, ये क्या है? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, लेकिन समझ लें, पूछा जा सकता है। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु और वनस्पतियां हैं इस धरती पर, ये जिन ग्रेडियंट से बने हैं, मैं भौतिक की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, जैविक की बात कर रहा हूं। जीव जंतु वनस्पतियां इस धरती पर जितने भी हैं वो जिन चीजों से बने हैं वो सारी चीजें धरती ने दिया है आपको। ध्यान से सुनिए और ध्यान से महसूस करिए। अगर कहीं गलत कुछ दिख रहा हो तो ऑब्जेक्ट करिए। आपकी बॉडी
या किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी वनस्पति का जो निर्माण जिन चीजों से हुआ है, वो सारी चीजें कहाँ से मिली हैं? पृथ्वी से। आया ना? कोई आपत्ति हो तो बताइए। एक दिन मैंने बताया था ना बेटा कि धरातल पे कुछ कनेक्टर होते हैं जो जोड़ते हैं भौतिक और जैविक को, कड़ी को जोड़ते हैं। वो कौन है? वनस्पतियां, है ना बेटा? तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक। और उसका जो पहली पहली बार उपयोग करता है वो होता है उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना बेटा? जितने तृणभोजी है, तृणभोजी मतलब घास खाने वाले जितने जीव जंतु हैं, उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि ये किस पे निर्भर करते हैं? हाँ, वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि वहीं से जीवन चल पड़ता है? एक बात मुझे बताइए, आप गेहूं खाते हो, आप चावल खाते हो, आप दाल खाते हो, आप फल खाते हो, आप सब्जियां खाते हो, मांस मछली कुछ भी, ये कहां से आता है? अरे बहुत सिंपल सी बात है कि पहले पृथ्वी से लिया प्राथमिक उत्पादक ने, प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता ने, प्राथमिक उपभोक्ता से आप ग्रहण कर लिए अगर आप मांस मछली खाते हैं। अदरवाइज गेहूं आप खाते हो, गेहूं तो प्राथमिक उत्पादक है ना, आप गेहूं खाते हो। चावल प्राथमिक उत्पादक है ना बेटा, आप चावल खाते हो। तो जिन चीजों से गेहूं बना है या जिन चीजों से चावल बना है, जिन चीजों से बकरी बकरे बने हैं, जिन चीजों से मुर्गी मुर्गे बने हैं, वो चीजें कहाँ से आई हैं? पृथ्वी से आई हैं, है ना? अब हम मनुष्यों की क्या परेशानी है कि हम सीधे पृथ्वी से चीजों को नहीं ग्रहण कर सकते। वो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है हमारी बॉडी में, वो प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट के पास है। ये प्रकृति की सब मशीनें हैं बेटा, उनका आविष्कार है। प्रकृति की जो प्लांट है ना, बेहतरीन मशीनें हैं जो पृथ्वी से भू जैव रसायन को निकाल लेते हैं। अरे बेटा एक चीज बताओ, ये पृथ्वी है ना, इसी पृथ्वी से आम भी होता है, इसी पृथ्वी से अंगूर भी होता है, इसी से काजू भी होता है, बादाम भी होता है। तो काजू बादाम अखरोट आम अमरूद, किसी चीज की आप बात करो, वो बना किससे है? मिट्टी के पोषक तत्वों से ही तो बना है। बोल नहीं रहे हैं? इसका मतलब है कि मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व विद्यमान हैं। कच्चा माल यहाँ रेडी है, बनाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, वो उस कच्चे माल का कैसे कैसे उपयोग करके क्या क्या बनाते हैं, उनकी मर्जी। एक भैंस घास खाती है, दूध बनाती है ना? तो जाहिर सी बात है कि घास की यात्रा दूध तक तो हुई ही होगी ना। बोल नहीं रहे? वो घास दूध तक तो पहुंचा ही पहुंचा है ना किसी रूप में। हम मनुष्यों के बस का नहीं है कि हम वो कर पाए। हम अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाए जिसमें थोड़ी सी घास डालो तो घंटे 2 घंटे में आपको फ्रेश दूध मिल जाए, मिल्क मिल जाए। ऐसी कोई मशीन आप बना नहीं सके। ये प्रकृति की बनाई हुई मशीनें हैं जो बेहतरीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। वेस्ट मटेरियल घास वास खाती हैं ये और दूध बना के आपको दे देती हैं। बोल नहीं रहे बेटा? तो दूध भी जो जिन चीजों से बना होगा वो किससे बना है? जाहिर सी बात है धरती के पोषक तत्व ही तो वहां तक पहुंचे। वो पहले घास में बदले, घास से गाय भैंस ने खाया, फिर उसको दूध में कन्वर्ट कर दिया, अब वो दूध आप खा रहे हो। क्योंकि आपकी बॉडी में दूध की प्रोसेसिंग यूनिट है, हम दूध को प्रोसेस कर सकते हैं। बोल नहीं रहे बेटा? हमें शेर ने खा लिया तो शेर की जो बॉडी की प्रोसेसिंग यूनिट है वो हमारे भूजैव रसायन को अपने अनुसार बदल लेगा, हाँ या ना? तो आखिरकार सारा जो मामला है वो तो यही है कि धरती के पोषक तत्व ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बोल नहीं रहे? लेकिन वो सारे पोषक तत्व आपको एक न एक दिन लौटाने होंगे। किसको? धरती को। सबको लौटाना होगा। एक ऐसा ऋण है ना बेटा जिसे लौटाना तो सबको ही पड़ता है। तो चाहे प्लांट हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, वो भू जैव रसायन जो धरती से किसी भी रूप में आपकी बॉडी में आया है वो फिर धरती को वापस जाना है।
क्या ये साइकिल नहीं? एक आदमी लौटाते लौटाते 60-70 साल, 80 साल, 100 साल लगा देता है। लौटाता है ना, लौटाना तो पड़ेगा ना। जो वियोजनकारी हैं वो मिट्टी में सब मिला देते हैं ना। जानवर आप देखते हो खुले में लोग मरे हुए जानवर को फेंक देते हैं, वियोजनकारी उसके सारे भूजैव रसायन को फिर धरती में मिला देते हैं, वो फिर साइकिल में आ जाता है। हाँ, सबके मिलाने की प्रक्रिया अलग है। हिंदू मिथोलॉजी में कहो तो हम लोग थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं। हिंदू सोचता है कि भाई 100 साल तो ऐसे ही लेके दबा के बैठे रहे, अब तो जल्दी से लौटा दो, इसीलिए हम दाह संस्कार करते हैं और पल भर में जितने भी पोषक तत्व हैं उनको उन स्थान तक पहुंचा देते हैं। पानी को पानी में पहुंचा देते हैं, प्राणवायु को हवा में पहुंचा देते हैं, बाकी जो चीजें बची है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। और धर्म वाले हैं वो बॉडी को दफनाते हैं, जो भी करते हैं, क्या वो भी तत्व भूजैव रसायन तत्व मिट्टी में नहीं जाते? जाते हैं। तो क्या इसकी साइकिल नहीं दिख रही आपको? निकलता है, परिक्रमा करते करते लास्ट में फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भूजैव रसायन चक्र। सबका चक्र ही है बेटा। तो यहाँ क्या है? चट्टानों का चक्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रॉक साइकिल। अब ये रॉक साइकिल कैसे काम करती है, चट्टानों का चक्र कैसे काम करती है, वो थोड़ा सा बेटा समझना है, फिर हम लोग आगे जो बढ़ेंगे। और अभी आपने कहा कि इस धरती पर सबसे पहले कौन सी चट्टाने बनी बेटा? आग्नेय चट्टाने बनी। और चट्टाने कुल कैठो हैं? 3। तो 3 है तो त्रिभुज बनाइए, 4 होते तो चतुर्भुज बनाते। बोल नहीं रहे बेटा। तो सबसे ऊपर कौन सी चट्टान बनी? आग्नेय। सबसे पहले ये चट्टान बन गई। कोई भी चट्टान या कोई भी चीज जो धरती पे क्रिएट होगी उसके साथ एक घटना तुरंत शुरू हो जाएगी, उसी क्षण शुरू हो जाएगी। आप एक नया नया घर बनाते हो, बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग करते हो, घर पुराना हो जाता है ना, रंगाई उंगाई खराब होने लगती है। पता चलता है किस दिन खराब हुआ? जैसे वहीं कुर्सी लगा के बैठा करो, रोज देखो, देखते हैं आज खराब हुआ कि नहीं हुआ। आपके देखते देखते वो कब खराब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना बेटा? और एक बात कि देखते देखते ही आपका घर कब मिट्टी में मिल जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। वक्त की बात है, समय की बात है। बड़े बड़े किले जमींदोज हो गए इसी मिट्टी में, बोल नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि धरती पे जो कुछ चीजें निर्मित होती, मैंने बार बार आपसे कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, जब ब्रह्मांड पढ़ा रहे थे तभी मैंने बोला, इस धरती पर भौतिक चाहे जैविक कोई भी चीज हो उसको एक दिन खत्म होना है। एक नई नई सड़क बनती है, एक दिन खराब हो जाती है। एक पेड़ है अभी उगा है, अभी बड़ा हो रहा है, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये क्या है बेटा? सबको नष्ट होना ही है। अरावली अब तबाही के मंजर की ओर है। किसी जमाने में अरावली बहुत शान से खड़ी थी, आज अरावली मिट्टी में मिल रही है। आज हिमालय मुंह चिढ़ा रहा है अरावली को, है ना? कह रहे पिद्दी भर क्या औकात है तुम्हारी, एक दिन हिमालय मिट्टी में मिल जाएगा। 100% गारंटी है। बस ये अलग बात है कि वो दिन कब आएगा। आएगा। इस धरती पर कोई भी चीज बनती है, थोड़ा सुन लो बेटा। पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं हमेशा, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा, तो ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं जिसको हम लोग फोर्सेस कहते हैं। एक को एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, जिसको बाह्य बल कहते हैं, और एक को आंतरिक बल कहते हैं, इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। तो अभी हम लोगों का सरोकार बाह्य बल से है, इंटरनल से भी कोई मतलब नहीं है, आगे मतलब होगा, हम बताएंगे। बाह्य बल में कौन है जी? जोर से बोला करो बेटा। धरती के बाहर जो बल लगते हैं उनको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, सूर्यताप, पवन और वर्षा। इसके अलावा और कोई बल नहीं है ना बेटा?
तो धरती के ऊपर ये 3 प्रकार के बल हमेशा कार्य करते रहते हैं, हमेशा। प्रथम दृष्टया आपको देखने में इनकी भूमिका नहीं समझ में आती, लेकिन इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये स्लो फोर्सेस होते हैं, ये धीरे धीरे अपना काम करते हैं, परंतु करते ही रहते हैं। आपके घर को पुराना किसने किया? सोच के जरा बताइए ना। एक शानदार घर बनाते हैं, बढ़िया पेंटिंग कराते हैं, एकदम घर आपका चमकता रहता है, साल 2 साल 3 साल में ये घर वर आपका फिर उजड़ने पुजड़ने लगता है। ये कौन करता है? यही तीनों बदमाश करते हैं, चौथा कोई नहीं है। सूर्यताप, पवन, वर्षा। लेकिन ये इतने चुपके से और इतने धीरे धीरे काम करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। ये अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, इन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन अपना काम करके छोड़ेंगे। ये पुट्टी लगवाते हैं, पेंट करवाते हैं, पुट्टी छोड़ने लगी, पेंट वहां से दरकने लगा। ये कर कौन रहा? यही सूर्यताप बहुत ही खतरनाक चीज होता है। जीवन का आधार तो है ही है, लेकिन चीजों को बर्बाद करने में इसकी बड़ी भारी भूमिका होती है। साइंस के विद्यार्थी आप हैं, कभी पढ़े होंगे साइंस, तो आपको पता होगा कि जब भी किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। हमारा घर भी बढ़ता है, उसमें भी प्रसार होता है, जाड़े में सिंक करता है। बस 3 सीजन आप झेल लो और सारा प्लास्टर गिरने न लगे तो अपना नाम बदल देंगे। ये होगा, सारा पेंट वेंट उजड़ जाएगा आपका। यही पकड़ उनकी ढीली कर देता है, और फिर वर्षा उस कसर को थोड़ा पूरा कर देता है ना। ये सब मिलजुल के बेटा कार्य करते हैं। तो अच्छा, आंतरिक फोर्सेस भी हैं धरती के अंदर भी 2 प्रकार के। इसको क्या कहते हैं बेटा? इंट्रेसिव फोर्सेस कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। एक्सटेसिव फोर्सेस होते हैं, बाह्य बल कहते हैं। तो आंतरिक बल भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आंतरिक बल भी 2 प्रकार के हैं, एक को आकस्मिक बल कहते हैं, एक को मंद बल कहते हैं, है ना बेटा? सडन फोर्सेस एंड स्लो फोर्सेस। सडन फोर्सेस में कौन है? 2, भूकंप और ज्वालामुखी। ये धरती के अंदर के बल हैं। आकस्मिक बल हैं, ये देखते देखते धरती की संरचना को बना बिगाड़ देते, देखते देखते डिजाइन बदल देते हैं धरती की। और एक स्लो फोर्सेस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस। नाम ही है, हिंदी इंग्लिश किसी में कहें, इनको टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं। अभी इस पे चर्चा बहुत करना उचित नहीं है, लेकिन धरती अलग अलग टुकड़े पे बनी है। जो क्रस्ट है, हमारा भूपटल है ना बेटा, ये सिंगल पीस में नहीं है, अलग अलग टुकड़ों के रूप में है। उन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। प्लेटों की संख्या को लेके बड़ा विवाद है। किसी ने कहा कि 6 बड़ी हैं, 14 छोटी प्लेटें हैं, किसी ने कहा कि नहीं 21 छोटी प्लेटें। लेकिन एक बात तय है कि जो हमारा भूपटल है वो सिंगल पीस में नहीं है। बस यूं समझें, एक झील पे ढेर सारी नाव है ना बेटा। अरे नीचे तो सब पिघला ही है ना बेटा, उसी के ऊपर क्रस्ट फ्लोट कर रहा है, अलग अलग टुकड़ों के रूप में है, और ये सरकता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता। आप जहां हो ना, आज कम से कम 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय किया है भारत ने, है ना? आज भी कर रहा है, पता चल रहा है आपको? ये उत्तर की ओर शिफ्ट कर रहा है, इसकी ऐसे ही चाल रहती है। मैंने कहा ना कि यहां सिर्फ हम मनुष्यों को बड़ी जल्दबाजी होती है, नेचर अपने हिसाब से चीजों को करता रहता। तो एक बात मुझे बताइए, जब धरती पे सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनी होंगी, डेफिनेटली बनी है, क्योंकि मैग्मा के ठंडा होने से ये बनती है, तो पहले जब ये चट्टानें बनी होंगी तो क्या ये बल इनके ऊपर कार्य करना नहीं शुरू किए होंगे? पवन है, सूर्यताप है, वर्षा है, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में, अरबों वर्षों में इन्होंने कुछ न कुछ गुल तो खिलाया ही होगा, बोल नहीं रहे? तो ये क्या करते हैं, बड़े चुपके से तोड़ते रहते हैं, पोर्शन उसके छोटे छोटे करते रहते हैं, सेडिमेंट्स बनाते रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे ना तो इतनी ये कलाकार हैं कि पूछो मत।
एक बड़ी सी चट्टान को छेनी हथौड़ी से तोड़ने में बड़ा वक्त लगता है और बड़ा टाइम भी लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है, और ये साल 2 साल में उसको ऐसे फाड़ देते हैं कि पता ही नहीं चलता। गर्मी होगी तो चट्टानें फैलेंगी, रात में ठंडक होगी सिंक करेंगी, फिर गर्मी 3-4 बार ये क्रम होगा तो उसमें आ जाता है क्रैक, और फिर उसमें जाता है वर्षा का पानी, फिर उसमें प्रवेश करता है ओस का जल, और टेम्परेचर अगर नीचे घटा तो ओस बन गई फ्रॉस्ट। और आपको पता है कि पानी के आयतन से बर्फ का आयतन अधिक होता है, और क्रैक को और बड़ा कर देती है, पूरे चट्टान को फाड़ के अलग अलग कर देती है, 2 टुकड़े हो गए। तो नेचर ये सब धीरे 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 करती रहती है। वो आप एक दिन में या 1 घंटे में या 1 महीने में देखना चाहोगे तो शायद ही कुछ दिखे, लेकिन लंबे समय में देखोगे तो दिख जाएगा। मैंने कहा था ना, एक नल लगा है, नीचे एक पटिया है पत्थर की, अगर नल से पानी टपकता होगा तो आप देखोगे कि पटिया के नीचे थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। किस दिन वो कांटा आपको नजर आया, वो दिन आपको समझ में आएगा, वहीं बैठ के देखिए चश्मा लगा के, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वहां पे कटाव हो गया और थोड़ा सा गड्ढा बन गया। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि सबसे पहले ये चट्टान बनी तो अपर्दनकारी शक्तियों ने इसको छोड़ दिया होगा क्या? वो किसी को नहीं छोड़ते, वो किसी को नहीं छोड़ते। इसको काट छांट किए होंगे, छोटे छोटे अवक्षेप बनाए होंगे। अब इसको कैरी करने वाले जो बल हैं वो कैरी करते हैं, तो इसको कैरी करने वाले भी फोर्स होते हैं बेटा, बल होते हैं धरती पे, जिसे मैंने कहा पानी, हवा और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी ही तो पानी को ढाल वाले इलाके को लेके जाती है, ग्रेविटी ना होती तो पानी ढाल में कहाँ जाता, कहीं और जाता। पवन जब चीजों को उड़ाती है तो कभी आपने नोटिस किया कि हमेशा ढाल की तरफ ही चीजों को जमा करती है? नोटिस कर लेना, हवा जब चलती है ना तो उन क्षेत्रों से चीजों को उड़ाती है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्रों की ओर लेके जाती है जिधर ढाल वाले इलाके। बोल नहीं रहे। और पानी क्या करता है? पानी भी तो यही करता है कि मिट्टी को उधर से बहा के ले जाएगा उधर जिधर ढाल वाले इलाके। बोल नहीं रहे। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह अपर्दन हुआ होगा, इसे ढाल वाले इलाके में ले जाके जमा किया गया होगा, क्योंकि अरबों वर्षों की प्रक्रिया है। बोल नहीं रहे। धीरे धीरे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी परतें जमी ही होंगी। अक्सर ये घटना होती है कहाँ बेटा? भूसन्नतियों में। कहाँ होती है? अभी हम सब लिखाएंगे बेटा, घबराइए मत, तब क्लियर हो जाएगा। ये सब चीजें कहाँ घटित होती है? जियोसिंक्लाइन, यही पूछा सीधे, भूसन्नत किसे कहते हैं? तो कुछ बताएं तो फिर हम आगे बढ़ें, कहीं नजर से गुजरा हो तो। जियोसिंक्लाइन क्या कहते हैं बेटा? जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति, सुना है कभी? खाली इतना सा पूछा, भूसन्नति किसे कहते हैं, जियोसिंक्लाइन किसे कहते हैं? धरती के वो सभी ढाल वाले इलाके जहां अवक्षेप आके जमा होते हैं उनको भूसन्नति कहते हैं। स्पेशली जो छिछले सागर होते हैं, कम गहराई वाले सागर होते हैं, इनको ज्योग्राफी में भूसन्नति कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो भूसन्नति माने, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस समझे ढाल वाले इलाके। क्लियर है बेटा? वहीं ले जाके इनको जमा करते रहते, एक ही दिन जमा करते हैं। अरे अरबों वर्षों की ये प्रक्रिया है, तो धीरे धीरे जमते जमते ये परतें क्या हो जाती है बेटा? मोटी हो जाती है, और प्रेशर के कारण वो बन जाती हैं चट्टानें। जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है एक दूसरे का तो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, और वो क्या बन जाती है? चट्टानें। और तब उनको नाम देते हैं क्या बेटा? अवसादी चट्टानें। किससे बनती है? अवसाद से बनती है, अवक्षेप से बनती है। तो किससे बनी है? अवसाद कहां से आए? जाहिर सी बात है, जब आग्नेय ही बनी थी
कोई और चट्टान थी नहीं, तो अवसाद आएंगे कहां से? आग्नेय से आएंगे। तो देख रहे हैं आग्नेय से बन गई क्या? अवसादी। हाँ या ना? तो एक चट्टान बनी सबसे पहले, उस चट्टान से अगली चट्टान कौन बनी? अवसादी। अब क्या हुआ कि आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानें, दोनों जब इनके भौतिक कैरेक्टर बदलते हैं, यानी ताप, दाब एक्सेट्रा, जब इनका चेंज होता है, ये अपना रूप ही बदल लेती है। ये जो रूप में परिवर्तन होता है, इनके फॉर्म में परिवर्तन होता है, उसके पीछे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बड़ी भूमिका में होता है। और धरती के आंतरिक भागों में बाय द वे ये दोनों उपलब्ध हो जाता है, प्रेशर भी उपलब्ध हो जाता है और टेम्परेचर भी। तो ये अपना रूप बदल लेती है। तो अवसादी भी अपना रूप बदल लेती है और आग्नेय भी अपना रूप बदल देती है। और रूप बदलेगी तो क्या कहलाएगी? रूपांतरित। बोल नहीं रहे बेटा, अभी मत कुछ करिए, अभी सुनिए। आग्नेय चट्टानें बनी, अपर्दन हुआ, अवसादी बन गई। आग्नेय चट्टानें धरती के अंदर चली गई, दब गई। चली क्या गई, है ही है। दब गई तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, उनके ऊपर ताप का असर हुआ, तो अपना रूप बदल के क्या हुए? आग्नेय। क्या ये रॉक साइकिल नहीं है ना? साइकिल का मतलब ये नहीं होता। साइकिल का मतलब होता है एक रोटेशन आपको दिखना चाहिए। यहां तो तीर एक ही ओर आ रही है, यहां से भी तीर इधर ही आ रही है। तीर ऊपर भी जानी चाहिए, इधर भी आनी चाहिए। अब हर जगह से हर ओर तीर अगर जा रही है तब साइकिल बनेगी। बोल नहीं रहे? अरे बेटा, साइकिल का क्या मतलब है? साइकिल का मतलब है ऐसे भी रहे, ऐसे भी रहे, तब न साइकिल दिख रही है। अभी कहां साइकिल दिख रही है? अब आपको दिख रही होगी साइकिल माने चक्र, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब जरा समझें, अगर अवसादी चट्टानें धरती की किसी भी हलचल के परिणाम स्वरूप नीचे गई, चली ही जाती है, नीचे अगर धंसी, तो अब ये समझ लो कि वो उस इलाके में चली जाती है जहां सब कुछ फिर से पिघला दिया जाता है। और फिर वो धरती के ऊपर जब निकालती हैं वैल्कनों के रूप में, ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में, तो फिर बन जाते हैं क्या? आग्नेय। तो अब तीर इधर से इधर भी गई ना, और वो तो रूपांतरित के साथ भी होगा। रूपांतरित चट्टानें अगर धरती के नीचे गई तो उस फर्नेस में चली जाएंगी जहां सब कुछ पिघला दिया जाएगा, और फिर वैल्कनोज इरप्शन होगा, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, फिर चीजें बाहर आएंगी और फिर आग्नेय चट्टानें बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी इधर की ओर बन जाती है। अब रूपांतरित, क्या रूपांतरित चट्टानों की टूट फूट नहीं होगी? ये कोई ऐसे मटेरियल की बनी है जो टूट ही फूट नहीं सकता। जबलपुर में जाइए, अरे वहां मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट है, मार्बल की चट्टानों पे पूरा झरना है भेड़ा घाट का। क्या उनकी टूट फूट नहीं होती? पानी उनको बख्श देगा। ये अलग बात है कि किसी कटाव ज्यादा होगा, किसी कटाव कम होगा, होगा तो सबका। तो रूपांतरित चट्टानें भी कटती हैं, छटती हैं, वो भी ढाल वाले इलाके में जाके जमा होती हैं, फिर वो बन जाती हैं क्या? अवसादी चट्टानें। इसका मतलब है कि इधर से इधर। अब मुझे लगता है कंप्लीट फिगर हुआ। अब रॉक साइकिल आपको दिख रही है, लिख लें। डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, वो कारक लिखाना पड़ेगा बेटा कि किन कारकों से कौन किस में बदल रहा है, क्या आइडिया लग रहा है कुछ कुछ? आग्नेय अवसादी में कब बदलेगी? टूट फूट होगी। कौन करेगा ये? पानी करेगा, सूर्यताप करेगा, हवा करेगी, ये करेगी, है ना? आग्नेय रूपांतरित में कब बदलेगी? जब वो धरती के नीचे दब जाए। रूपांतरित अवसादी में कब बदलेगी? वही अपर्दनकारी शक्तियां जब इनके पीछे पड़ जाए। अवसादी आग्नेय कब बनेगी? धरती के नीचे चली जाए अवसादी चट्टानें, और वो पिघल जाए और फिर मैग्मा के रूप में बाहर आ जाए, तो आग्नेय बन जाएगी। क्लियर है बेटा? एक मजेदार बात आप समझ रहे हो?
धरती पर सबसे पहले तो आग्नेय बनी, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज की डेट में आग्नेय चट्टानें नहीं बनती। शुरुआत आग्नेय ने किया, अवसादी रूपांतरित बन गई, लेकिन आज की डेट में हर चट्टान में बदल रही है। बोल नहीं रहे हैं, सब में गुत्थम गुत्था मची हुई। आज की डेट में अवसादी भी आग्नेय बदल रही है, आज की डेट में अवसादी भी रूपांतरित हो रही है, आज की डेट में रूपांतरित भी आग्नेय में बदल रही है, आज की डेट में रूपांतरित भी अवसादी में, यानी अब आज की डेट में हर चट्टानों में बदल रही है। लेकिन शुरुआत किया किसने? आग्नेय ने। यह है दिमाग में बेटा। अब हेडिंग बनाइए, थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। आग्नेय चट्टानें, एक एक की चर्चा करनी है बेटा। पहला क्या बेटा? आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक। इनको हिंदी में भी एक नाम और है, वो भी लिख लेना, प्राथमिक चट्टानें। तो सब कारण समझते हैं बेटा। पृथ्वी पर या धरातल पर, पृथ्वी पर या धरातल पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम किसका बेटा? इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी कारण इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी बेटा? आग्नेय बनी, प्राथमिक बनी, है ना बेटा। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण, आग से उत्पन्न होने के कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इस कारण इन चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। क्लियर है बेटा? मैग्मा के ठंडा होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। इसी कारण इन चट्टानों में, इसी कारण इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, लेयर्स नहीं होते इसमें। जैसे सुनने की कोशिश करिए, जैसे ये कांच है ना बेटा, तो इसकी मोटाई भले कम हो, लेकिन क्या इसमें लेयर दिख रही है? कांच चाहे पतला हो चाहे जितना मोटा हो, आपको उसमें लेयर नहीं दिखेगी। हाँ, मोटे ग्लास भी आते हैं, लेकिन क्या उसमें आपको परत दिखती है क्या? वो सिंगल पीस में होते हैं। बोल नहीं रहे बेटा। और क्यों ना हो बेटा, अगर आप किसी चीज को, लोहे को पिघला दो और पिघला के किसी चीज में डाल दो, किसी सांचे में, तो एक पीस में होगा ना, वो परतों परतों में होगा, एक सिंगल पीस में होगा। ऐसे ही क्योंकि मैग्मा इकट्ठे जमा होता है, तो वो एक जैसे मूर्ति बनती है ना, वैसे सांचे में ढल जाता है ये। इसमें परतें कहाँ होंगी? सब तो पिघला रहता है ना बेटा, इकट्ठे वो ठंडा होता है, तो उसमें लेयर्स नहीं होगी। लेयर तो तब होगी जब धीरे धीरे एक परत बिछा दी गई,
उसके ऊपर फिर दूसरी परत बिछाई जाए, फिर तीसरी परत बिछाई जाए, तो हर परतों के बीच में टाइम ड्यूरेशन लंबा लंबा हो, तब ना परतें दिखेंगी। आग्नेय चट्टानों को आप देखोगे तो एकदम उसमें कहीं आपको परत नहीं नजर आएगी। वहीं अवसादी चट्टानों को देखोगे, पहाड़ी क्षेत्रों में कभी जाना तो चट्टानों पे देखना कि कुछ चट्टान दूसरे रंग की, एक ही चट्टान में कई कई रंग नजर आने लगते हैं, बीच में एक धारी दिख रही है, फिर आगे दिख रहा वही है, अलग अलग कालखंड में उनका जमा हुआ है, और वहीं अगर हिट करें कस के ना, वहीं से फट जाएगी वो। मिर्जापुर में देखोगे तो अब तो सब आधुनिक जमाना हो गया, हम लोग बचपन में रहे उधर, तो मिर्जापुर में जो घर मोस्ट अभी बनाए जाते थे पटिया से बनाए जाते थे, वो बीच में गार्टर लगा के पटिया से घर बनाए जाते थे। अब पटिया क्या है, आपके घर का सील बट्टा, वो क्या है, अवसादी चट्टान है। क्योंकि इनकी खासियत यह है कि इन चट्टानों के बीच में जहां जोड़ है, वहीं अगर हिट किया जाए तो वहीं से एकदम फट जाती है, एक बराबरी में फटती है। तो उन्हीं को फाड़ फाड़ के पटिया की शक्ल बना के घर लगा लेते। अब उसको छीनी हथौड़ी से काट काट के लेयर थोड़ी किया जाता, बीच में हिट किया जाता है, फट जाता है, थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ होता है उसको ठीक कर लिया जाता है, एक लेवल में आ जाता है। ऐसा आग्नेय चट्टानों में नहीं होगा। आग्नेय चट्टानों को कहीं से हिट करके आप फाड़ नहीं सकते, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कांच जैसा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, हटने वाला नहीं है। देखा है आग्नेय चट्टान कभी? रोज ही देखा, अब याद नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं देखने के लिए। ये बिल्डिंग मटेरियल की कोई दुकान दिखे ना, है ही बहुत दुकानें बिल्डिंग मटेरियल की, तो आप देखते हो जिससे छत ढाला जाता है, छत बनाया जाता है, वो कुछ खास तरह की गिट्टियां होती हैं। देखा है छत ढालने वाली गिट्टी, वो ब्राउन कलर की, स्लेटी कलर की? नहीं देखा है, किसी का छत ढलते ही नहीं देखा आज तक। वाह भाई, नहीं देखा तो बिल्डिंग मटेरियल किसी दुकान पे गुजरते समय देखे, सड़क किनारे ही रहता है, तो गिट्टियां ढेर सारी किनारे वो रखे रहते, ढेर बना के। किस रंग की होती हैं वो? स्लेटी कलर की होती हैं, थोड़ा डार्क कलर की होती हैं। एक ठो उठा लेना उसमें से। हाँ, दुकान वाला देखेगा भी तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, एक उठाना, एक उठा के उसको चारों तरफ से जरा देखना, कहीं उसमें परतें हैं? कहीं नहीं होंगी। वो कांच जैसा टूटता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसीलिए आप देखते हैं जिगजैग स्टाइल में वो रहती है, अजीब टेढ़ा मेढ़ा स्टाइल में टूटी रहती है, क्योंकि उसमें परतें होती तो परत से फटती, लेकिन वो कांच जैसा टूट के बिखर जाती है। वो आग्नेय चट्टान है, उससे छत बनाते हैं, छत बड़ी मजबूत बनती है। काहे बनती है बाद में, है ना बेटा? तो आग्नेय चट्टानों में दो चीजें ध्यान रखना, एक तो उसमें परतें नहीं हो सकती, और दूसरा उसमें फोसाइल्स नहीं होंगे, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म समझते हैं? मालूम चला खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही, मालूम चला डायनासोर का जीवाश्म मिल गया, धमाका मिल गया। अरे सुना है, मिलते हैं भाई, जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? चट्टानों में मिलते हैं। अब पलट के पूछेगा किस प्रकार की चट्टानों में, हमेशा ध्यान रखना ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं। जीवाश्म जब भी मिलेंगे तो अवसादी चट्टानों में मिलेंगे, आग्नेय में कैसे मिलेंगे? अगर हुए भी तो पिघल उगल के सब भाप बन के उड़ जाएंगे, इतना हाई टेम्परेचर पे। पत्तियों तक के फोसाइल मिले हैं, प्लांट की पत्तियां, आप सोच रहे होंगे पत्तियां सर कैसे मिलेंगी, बता रहे हैं। एक लेयर बनी ना, एक पत्ती कहीं से टूटी और उड़ के उस लेयर के ऊपर चली गई, चिपक गई उस पर, फिर धीरे धीरे उसी के ठीक ऊपर एक दूसरी परत का निर्माण हो गया। पत्तियों की पतली पतली नसें तक चट्टानों पे उभर जाती है, दिखाई देता है एकदम साफ साफ कि क्या बना हुआ। पत्ती थोड़ी मिलेगी अब, लेकिन पत्तियों की पूरी डिजाइन उस चट्टानों पे उभर आती है और जीवाश्म के रूप में हमको मिल जाता है। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना, जीवाश्म हमेशा हमेशा किसमें? अवसादी में, लेकिन हर अवसादी में नहीं। नहीं, परतदार तो है ही है, सब अवसादी परतदार हैं, लेकिन जिसमें पत्ती टूट के गिरी हो, जिसके ऊपर कोई जीव जंतु मरा हो,
तभी ना मिलेगा बेटा, सब में कैसे मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो उसी में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। आगे लिख लो। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, फोसाइल्स या फॉसिल्स कहते हैं, नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में क्या बेटा, जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये दो चीज भूलना मत, एक तो इसमें परतें नहीं होंगी और एक इसमें जीवाश्म नहीं होगा। और न होने का कारण भी आपको पता है, अग्नि से उत्पन्न होना है, सारा चीज पिघला के बाहर निकालना है, तो उसमें परतें कैसे होंगी? वो सांचे में ढलने वाला मामला होगा, जैसे ढाला जाता है। वो बटखरे वाला किलो उठा लीजिएगा, लोहे वाला, जरा देखिएगा उसमें परत कहाँ दिख रही है? परत कहाँ दिखेगी? लोहा पिघला के ढाल दिया गया है किलो, उसमें परतें कहाँ दिखेंगी? समझ पा रहे? परतें तो वहां दिखेंगी ना बेटा, जहां कुछ ढाल के छोड़ दिया गया, फिर 10 दिन के बाद उसी के ऊपर दूसरा डाला गया, तब वो कमजोर हो जाएगा। एक ही बार पिघला के अगर सब कुछ ढाल दिया गया तो सिंगल पीस में बनेगा ना बेटा, उसमें परतें कहाँ होंगी? आग्नेय चट्टानों का यही मामला। आगे लिख लो बेटा। निर्माण के आधार पर, सॉरी सेंटेंस ठीक करो बेटा, निर्माण के स्थान के आधार पर इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। किस आधार पर बेटा? निर्माण के स्थान के आधार पर। स्थान मतलब कहां ये बनती है? थोड़ा सा रुकिए बेटा, थोड़ा सा रुकिए, समझिए। जैसे ये पृथ्वी है ना बेटा, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण दो जगह होता है। अरे अभी आपने पढ़ा कि पूरे क्रस्ट का 95% आग्नेय चट्टानों से बना है, तो भैया जी धरती के नीचे भी तो बनी होंगी, तभी तो 95% है। तो दो स्थान है, एक तो यहां और एक धरातल के बाहर। तो क्या है? निर्माण का स्थान ही तो है। अगर यहां बनी तो इसको कहते हैं एक्स ट्रेसियो, ये यू है बेटा, इग्नियस रॉक। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्रेसिव। और इसे क्या कहते हैं? इंट्रेसिव। इग्नियस रॉक इसको क्या कहते हैं बेटा? बहिर्भेदी। और इसको अंतर्भेदी। लिख लीजिए। निर्माण के आधार पे आग्नेय चट्टानों को, निर्माण के स्थान के आधार पे आग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा बेटा, लेकिन पहले नाम लिख लीजिए। दो भागों में क्या बेटा विभाजित किया जाता है? पहला, एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक। पहला क्या बेटा? बहिर्भेदी आग्नेय। हिंदी लिखो, कोई परेशानी नहीं। पहले को क्या कहते हैं बेटा? बहिर्भेदी। बहिर मतलब बाहर। और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? इंट्रेसिव इग्नियस रॉक, अंतर्भेदी। तो इसका मतलब है कि निर्माण के आधार पर इस धरती पे जितनी भी आग्नेय चट्टानें होंगी वो दो भागों में बढ़ती है। एक वो जिनका निर्माण धरती के बाहर हुआ हो, और एक वो जिनका निर्माण भूपटल के अंदर हुआ हो। तो लिख लें, जिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण, दो लाइन में बेटा कंक्लूड करिए, जिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण
धरातल के बाहर हुआ हो या धरातल के ऊपर हुआ हो, उन्हें बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, एक्सटिसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है बेटा। तथा जिन चट्टानों का निर्माण धरातल के अंदर हुआ हो, उन्हें अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। धरातल के अंदर हुआ हो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अंतर्भेदी, इंट्रेसिव। वो EX होता है, वो IN होता है, इंट्रेसिव इग्नियस रॉक। ठीक है बेटा। अब इनको विस्तार से समझना पड़ेगा बेटा कि काहे होता है, कैसे होता है, और होता है तो क्या इनमें भी कोई डिमार्केशन वगैरह है, इनका भी कोई नाम वाम है, तो ये सब पढ़ेंगे। लेकिन ये सब बेटा आप आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक बेटा। अभी एक लेक्चर और भी है, मिलते हैं फिर बात करते हैं।